हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ आरबीएससी बोर्ड के द्वारा 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है लिटरेरी टर्म्स। तो आज हम इस लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो लिटरेरी टर्म्स है जिसको हिंदी में साहित्यिक शब्दावली बोला जाता है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और श्योर है कि ये पूछेगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिटरेरी टर्म्स 3 आती है जिनका आपको 2 का आंसर देना पड़ता है जो कि 6 नंबर का होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पर आता है हमारा इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म जिसको बोला जाता है प्रभाववाद। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। कि सबसे पहले तो कि इम्प्रेशनिज्म इज़ ए लिटरेरी ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल ऑर्गेनाइटेड विथ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट्स इन द 19th century. The term derives its origin from the title of Claude Monet's works. इम्प्रेशन सोलेली लेवेंट जिसको कि इम्प्रेशन सनराइज बोला जाता है। दे पेंटेड रियलिस्टिक सीन ऑफ मॉडर्न लाइफ। दिस टर्म हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिस्क्राइब वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन विच अ फ्यू सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ suffice to convey the sensory impressions of an incident or sense. तो इम्प्रेशनिज्म जिसको प्रभाववाद बोला जाता है, इम्प्रेशनिज्म इज अ लिटरेरी ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल ऑर्गेनाइटेड विथ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट इन द 19th century. अब हम इसके बारे में समझते हैं कि इम्प्रेशनिज्म जो कि प्रभाववाद वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्रेशनिज्म इज़ अ लिटरेरी ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल ऑर्गेनाइटेड विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट इन द 19th century। कि प्रभाववाद एक साहित्यिक या कलात्मक शैली है जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कलाकारों के समूह के साथ में हुई थी। ओके, आगे दिख रहा है कि द टर्म ड्राइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द टाइटल ऑफ क्लूड मोनेट्स वर्क इम्प्रेशन सोलेल लेवेंट। अब ये जो वर्ड है कि ये जो शब्द है क्लॉड मोनेट के जो काम का जो प्रभाव है, वो काम का जो प्रभाव है उसको सोलेल लेवेंट बोलते हैं, जिसका एकमात्र लेवेंट के शीर्षक के साथ के शीर्षक से निकला। आई मीन ये है कि ये जो वर्ड है इम्प्रेशनिज्म, ये वर्ड कहाँ से है। तो ये जो वर्ड है ये क्लॉड मोनेट का जो वर्क का जो इम्प्रेशन पड़ता है तो उसके द्वारा अर्थात उस टाइटल से इस इम्प्रेशनिज्म को निकाला गया है। ओके, नेक्स्ट है दे पेंटेड रियलिस्टिक सीन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कि उन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थवादी दृश्यों को चित्रित किया। This term has also been used to describe work of literature in which a few select details of suffice to convey the sensory impressions of an incident or scene. इस शब्द का जो उपयोग साहित्य के कार्य का वर्णन करने के लिए किया गया है जिसमें किसी घटना या दृश्य की संवेदी छापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त विवरण है। तो मैंने आप लोगों को इम्प्रेशनिज्म के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्प्रेशनिज्म क्या है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं हम चेतना की धारा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इन लिटरेचर की साहित्य में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैपनिंग्स इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स। कि साहित्य में चेतना की धारा वर्णों की एक विधि है जो पात्रों के मन में विचारों के प्रभाव में होने वाली जो घटनाएं होती है वो उनका वर्णन करती है। ओके, द यूज ऑफ दिस नरेशन स्टाइल इज जनरली associated with the modern novelist and short story writers of the 20th century.
कि इस कथन शैली का जो उपयोग है वो आम तौर पर 20वीं शताब्दी के आधुनिक उपन्यासकार और लघु जो शॉर्ट स्टोरी जो राइटर है उनके साथ से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। इट इज़ यूज टू मोर क्लोजली फॉलो द कैरेक्टर्स इंटीरियर लाइफ। इसका उपयोग चरित्र के आंतरिक जीवन का अधिक बारीकी से पालन करने के लिए किया जाता है। तो ये था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आई मीन चेतना की धारा टर्म्स। ओके, थर्ड नंबर का लिटरेचर टर्म्स है इंडो आंग्लियन लिटरेचर। इंडो आंग्लियन लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन इंडिया who write in the English language and whose native or co-native language could be one of the numerous language of India। सबसे पहले बात आती है इंडो आंग्लियन लिटरेचर क्या चीज़ है। तो ये वो साहित्य है जिसमें हिंदी में भी लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है, अर्थात दोनों वर्डों का यूज किया जाता है, उसे हम इंडो आंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। तो इंडो आंग्लियन लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हुज नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज कुड बी वन ऑफ द न्यूमेरियस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कि इंडो आंग्लियन साहित्य जो है वो इंडो आंग्लियन साहित्य भारत में लेखकों के द्वारा काम के या लेखकों के द्वारा किए गए काम को यह संदर्भित करता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, अर्थात वो लेखक जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं और जिनका मूल या स्वदेशी भाषा भारत की भाषाओं के साथ साथ में एक से अधिक भाषाएं हो सकती है। आई मीन मैंने बताया था कि इंडियन लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, उसे इंडो आंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। नेक्स्ट है It is also associated with the works of members of the Indian diaspora such as V.S. Naipaul, Kiran Desai, Jhumpa Lahiri, who are of Indian descent। कि यह भारतीय मूल के सदस्य जैसे V.S. नाइपाल, किरण देसाई, जुम्पा लाहिड़ी जो भारतीय वंश के हैं, तो ये जो सभी जो लेखक हैं ये सभी इंडो आंग्लियन कार्य से जुड़े हुए हैं, अर्थात वो सभी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। आगे बताया गया इसमें इट इज फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज इंडो आंग्लियन लिटरेचर। इंडो आंग्लियन इज ए स्पेसिफिक टर्म इन द सोल कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ द टर्म इंडो आंग्लियन। इसका मतलब ये है कि इसे हमेशा इंडो आंग्लियन साहित्य के रूप में जाना जाता है। आई मीन कि इंडो आंग्लियन जो लेखन जो एकमात्र संदर्भ में एक विशिष्ट शब्द होता है जिसे इंडो आंग्लियन शब्द के साथ में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आगे बताया गया है एज ए कैटेगरी दिस प्रोडक्शन कम अंडर द ब्रॉडर रियलम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर द प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज सच एज इंडिया। की एक श्रेणी के रूप में यह उत्पादन उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के व्यापक दायरे में आता है। कहने का मतलब ये है कि इसे किसी और के साथ में नहीं मिलाया जा सकता है। इसके जो राइटर होते हैं, मतलब एक आप ये बात मान लीजिए कि इंडियन राइटर जो इंडियन में भी लिखता है, हिंदी में भी लिखता है और इंग्लिश में भी लिखता है, वो इंडो आंग्लियन उनका जो साहित्य होता है वो इंडो आंग्लियन लिटरेचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर सॉरी। पहले तो हमने पढ़ा इंडो आंग्लियन लिटरेचर, अब हम पढ़ेंगे एंग्लो इंडियन लिटरेचर। तो ये क्या है कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कि ये जो इंडो आंग्लियन जो साहित्य है वो अंग्रेजी साहित्य की एक शाखा है। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन। कि यह कुछ समय के लिए इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन इंडिया एट लिस्ट फॉर सम टाइम। कि यह कुछ समय के लिए भारत में रहने वाले अंग्रेजों के द्वारा निर्मित की गई थी। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। कि 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों को एंग्लो साहित्य का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। आई मीन 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों पहले उसको एंग्लो इंडियन साहित्य का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। ओके, इट कम टू एन एंड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
रुडयार्ड किपलिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच राइटर, कि यह भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गया था। कौन सा? एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो टाइम था वो भारत की जो स्वतंत्रता थी उस टाइम के साथ में इसका एंड हो गया था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, अर्थात जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर का सबसे फेमस जो राइटर है वो है रुडयार्ड किपलिंग, जिसकी पोइम अपने इसमें भी है, सिलेबस में, तो वो सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है 5th नंबर का मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। तो इसमें बताया गया कि इन लिटरेचर मेटाफिजिकल इज ऑफ्टन यूज विथ पोइट्री, कि इस मेटाफिजिकल पोइट्री में काव्य के साथ अक्सर जो मेटाफिजिकल पोइट्री होता है उसका उपयोग किया जाता है, कि साहित्य में हमेशा मेटाफिजिकल पोइट्री का उपयोग किया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, कि यह 17वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई एक प्रकार की पोइम है। एटोमोलॉजिकली मेटाफिजिकल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मेटा एंड फिजिकल, कि मुख्य रूप से जो मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जैसे मेटा और फिजिकल। ओके, द मीनिंग आर क्लियर दैट इट डील्स विद थिंग्स दैट आर बियॉन्ड दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिजिकल वर्ड, कि इससे अर्थ यह स्पष्ट होता है कि यह उन चीज़ों से संबंधित है जो भौतिक दुनिया के अस्तित्व से परे है। मतलब इसका जो मुख्य सार है मेटाफिजिकल पोइट्री, इसका मुख्य जो अर्थ है वो ये है कि भौतिक दुनिया की चीज़ों के अस्तित्व से परे होना ही मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाता है। तो ये 5 आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, और अभी भी हैं, और भी हैं, जैसे इंटीरियर मोनोलॉग, ये भी आपकी है, लेकिन आप इन 5 को याद कर लीजिएगा। 5 में से इनमें से ही आपके 3 आएंगे और इनमें से आपको 2 करना, जो 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।